हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन का एक आर्टिकल है, हल्द्वानी केस, हाउ डिड द उत्तराखंड हाई कोर्ट अराइव एट इट्स रूलिंग। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक न्यूज़पेपर के आज फ्रंट पेज पे यही न्यूज़ है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो इस इशू को तो हमें डिस्कस करना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट इशू। पर इसमें से एक टर्म ऐसी है जो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि ये दिस इज अ टर्म विच वी ऑफन सी इन न्यूज, व्हाट डज इट मीन। तो फिर 5 स्टेटमेंट्स दी होंगी, उसमें से आपको एक जो करेक्ट है वो मार्क करनी होगी। तो लेकिन हमें पूरा इशू भी डिस्कस करना है, क्योंकि अभी केवल स्टे लगाया गया है, आने वाले टाइम में क्या रिहैबिलिटेशन प्लान्स आते हैं अगर वो न्यूज़पेपर में आए, तो इसलिए हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। सो व्हाट इज द केस? तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को स्टे लगा दिया है उत्तराखंड हाई कोर्ट के डिसीजन पे। उत्तराखंड हाई कोर्ट का डिसीजन ये था कि जो 4000 रेजिडेंट्स के करीब रह रहे हैं उस लैंड पे, जो एक्चुअल में रेलवेज को बिलोंग करता है हल्द्वानी में, उनको एविक्ट किया जाए। तो एविक्शन के लिए हाई कोर्ट ने कहा था हम 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप एविक्ट जैसे भी करना पड़े, पैरामिलिट्री फोर्स को यूज करना पड़े, किसी भी तरह से इन्हें एविक्ट करना है, क्योंकि ये इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है विदाउट हैविंग एनी रिहैबिलिटेशन प्लान्स कि इतने सारे रेजिडेंट्स, 4000 रेजिडेंट्स, ये जाएंगे कहाँ पे, जबकि हमें ये पता ही नहीं है, हमने इसको प्लान आउट नहीं किया है, तो हम कैसे ये एविक्शन होने दें। तो ये 1 महीने का समय भी बहुत कम है, और वो भी तब तो बहुत ही कम है जब कोई रिहैबिलिटेशन प्लान नहीं है। तो अब हमें देखना है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट अपने डिसीजन पे पहुंचा कैसे था। ओके, तो पहले तो उत्तराखंड हाईकोर्ट का डिसीजन क्या था? ये दिसंबर 20 2022 को लिया गया था। इसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया था रेलवेज को, रेलवेज की ही अथॉरिटीज को, कि आप क्या करिए, आप जितने भी लोग हल्द्वानी की गफूर बस्ती में रह रहे हैं उनको एविक्ट कीजिए। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द लैंड, दिस बस्ती इज एक्चुअली अडजॉइनिंग द हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। हल्द्वानी, इट इज नियर नैनीताल। ओके, तो अब ये इसमें जस्टिस शरद कुमार शर्मा, जस्टिस रमेश चंद्र खुलबे ये इन्वॉल्व थे। अब देखिए केस क्या था। ये केस एक्चुअली एक पीआईएल थी जो 2013 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में फाइल की गई थी। Although ये जो public interest litigation थी, it was not dealing with this eviction in the Gafoor Basti. It actually meant to curb illegal mining. Illegal mining जो इस एरिया में हो रही थी, उसको डील करने के लिए बेसिकली पीआईएल फाइल की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब भी उनके पास कोई पीआईएल फाइल की जाती है, वो उसके स्कोप को एक्सपैंड कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि एक और क्वेश्चन है इस एरिया से रिलेटेड जो बहुत सालों से हमें लगता है कि डील किया जाना चाहिए था, पर इस पीआईएल में वो मेंशन नहीं है क्वेश्चन, पर हमें वी शुड बी डीलिंग विद इट। तो इसीलिए उन्होंने इसके स्कोप को इलीगल माइनिंग वाले पीआईएल को एक्सपैंड करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ये गफूर बस्ती में जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं इस क्वेश्चन से भी डील करना सही समझा। तो देखिए, लेकिन ऑफ कोर्स जब ये केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उत्तराखंड के हाई कोर्ट में, तो जो ये रेजिडेंट्स हैं, 4000 रेजिडेंट्स हैं, इनका भी कुछ केस होगा, इनका भी कोई स्टैंड होगा। तो इनका स्टैंड भी हम सुन लेते हैं। इनका स्टैंड ये है कि ये जहाँ पे रह रहे हैं वो वहाँ के ओनर्स ही हैं, किसी ना किसी माध्यम से इन्होंने खरीदा है। कई लोग ये कह रहे थे रेजिडेंट्स के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, देखिए कि हमसे पहले हमने ये ओनर्स थे उनसे खरीदा है, वी हैव द पेपर्स विद अस। कई लोग कह रहे हैं कि हमने सरकार से लीज पे लिया था। तो इस तरह का इस तरह से उन्होंने भी अपना केस प्रेजेंट किया है। ओके, लेकिन हाईकोर्ट का बिल्कुल सिंपल भाषा में, साफ शब्दों में ये कहना है कि जी नहीं, ये जो लैंड है केवल रेलवेज को बिलोंग करता है, तो जो भी यूज करना पड़े फोर्स, उस तरह का फोर्स यूज किया जाए, और 1 हफ्ते के समय में इस इन प्रिमाइसेस को विकेट किया जाए। नाउ व्हाट इज द लैंड डिस्प्यूट? अब देखिए यहाँ पे आपको वो टर्म मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी ही है। ओके, तो यहाँ पे तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताऊंगी कि कैसे आपको याद रहेगा। बहुत इतना कोई स्ट्रेस देने की दिमाग पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। व्हाट इज द लैंड डिस्प्यूट? लैंड डिस्प्यूट है क्या? ये गफूर बस्ती के एरिया को लेके क्या लैंड डिस्प्यूट है? तो लैंड डिस्प्यूट इसेंशियली रिवॉल्व्स अराउंड 1907 गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो ये बेसिकली ब्रिटिशर के टाइम का एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, उसको डेट करता है ये लैंड डिस्प्यूट। देखिए भारत में सबसे बड़ा डिस्प्यूट ही लैंड डिस्प्यूट है, सबसे ज्यादा केसेस ही लैंड डिस्प्यूट के हैं। ठीक है, तो
ये बहुत आप जानते हैं कि लैंड में भी डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है ना, और ये सारी चीज़ें हमने विजन आईएएस की मैगजीन्स में पॉलिटी और गवर्नेंस की डिस्कस की थी। तो वो प्लीज़ आप वो वाला सेक्शन जाके भी विजन आईएएस की मैगजीन से कवर कीजिए। अगर आपने पॉलिटी और इकोनॉमी की विजन आईएएस की मैगजीन्स कवर नहीं की हैं, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। इफ़ यू स्ट्रांगली बिलीव, इफ यू सो बिलीव कि ये आपको हेल्प कर रही है, यू कैन कंसिडर स्टिकिंग टू दोज एक्सप्लेनेशन वीडियोज। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि ये जो केस है, ये जो डिस्प्यूट है, इट डेट्स बैक टू 1907 गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जिसमें बेसिकली इस 1907 के ही गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो रेजिडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ हम ओनरशिप हमें ही हमारे पास ही है, वी क्लेम ओनरशिप बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ओके, तो ये रिकॉर्ड क्या कहता है, ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है? रेजिडेंट्स के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करता है इस गफूर बस्ती वाले एरिया को नजूल का जो लैंड होता है, नजूल की जमीन जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में, व्हाट इज नजूल की जमीन, मतलब हिंदी में तो नहीं लिखा होगा व्हाट इज नजूल लैंड, ठीक है? तो नजूल लैंड इज एक्चुअली अ गवर्नमेंट लैंड विच कैन बी यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल बट पब्लिक पर्पसेस। ये लैंड एक्चुअली है क्या, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, आपके लिए याद करना, जब आप स्टोरीज के माध्यम से चीजें समझ लेते हैं, देन यू डोंट हैव टू मग अप स्टफ। ओके, तो क्या हुआ था, क्योंकि देखिए जब ब्रिटिशर्स थे, तो जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो क्योंकि हम लोग नेशनलिस्ट थे, तो हम लोग आवाज उठाते थे, जो भी हम उनके खिलाफ डिसेंट प्रेजेंट करते थे कि हम आपकी इस पॉलिसी से नहीं मानेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो उनके लिए गद्दार होते थे। हमारे जैसे लोग जो ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ डिसेंट प्रेजेंट करते थे, वो ब्रिटिशर्स उनको गद्दार के रूप में देखते थे। तो फिर वो हमें इतना प्रताड़ित करते थे कि बहुत सारे लोगों को अपना लैंड छोड़ के जाना पड़ जाता था। वो इतना सारा पुलिस डिप्लॉय करते थे, इतनी हैरासमेंट करते थे कि वो अपना घर छोड़ के भाग जाते थे। फिर जब वो घर वाला एरिया, वो जो लैंड होता था, वो जब छोड़ के भाग गए, तो ये जो ब्रिटिशर्स होते थे इसको जब्त कर लेते थे, इस लैंड को, तो ये ब्रिटिश लैंड बन जाता था। लेकिन ऑफ कोर्स जब ब्रिटिश लैंड, जब सरकार आई, हम आजाद हुए, तो ऑफ कोर्स जितना भी लैंड, जो कुछ भी ब्रिटिशर्स का था, सरकार का था, वो हमारी नेशनल गवर्नमेंट के पास आ गया। तो नेशनल गवर्नमेंट ने बहुत हद तक ये जो लैंड जब्त किया गया था, उसको बहुत हद तक उनके जो राइटफुल ओनर्स, जिनको हरास किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, उनको वापस किया, जितने तक वो ट्रेस कर पाए, जितनों को दे सके। पर ऑफ कोर्स बहुत लोग कभी आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाए कि ये लैंड है, लेकिन किसका है। तो इसीलिए इसको नजूल की जमीन बेसिकली आइडेंटिफाई कर दिया गया। अब ये नजूल की जमीन ऑफ कोर्स क्योंकि ये सरकार की नहीं है, तो इसको सरकार ने कहा कि हम किसी पब्लिक पर्पस के लिए ही, नॉन एग्रीकल्चरल पब्लिक पर्पस के लिए ही यूज करेंगे। हम इसमें नगर पालिका के लिए कोई ऑफिस बना सकते हैं, हम इसमें पब्लिक पार्क बना सकते हैं, हम इस तरह से जो भी पब्लिक पर्पस के लिए जो चीज़ें होंगी, ये नजूल की ज़मीन उसके लिए यूज़ की जाती है। तो इसकी जो हिस्ट्री है इस तरह की है, ठीक है? तो अगर स्टेटमेंट में लिखा है दैट नजूल लैंड इज एक्चुअली अ गवर्नमेंट लैंड, तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी जो राइटफुल ओनर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है? तो इनकी ओनरशिप नजूल की जमीन की केंद्रीय सरकार के पास होती है, ठीक है? सम रेजिडेंट्स, तो रेजिडेंट्स का ये कहना है कि ये नजूल की जमीन थी, लेकिन हमने मतलब फिर लीज पे बहुत लोगों को मिली, क्योंकि लीज पे मिल सकती है नजूल की जमीन, है ना? तो लीज पे बेसिकली, या फिर धोखेधड़ी से किसी ने ली सरकार से, और फिर उन्होंने आगे हमें बेच दिया, जो भी है, पर उनकी कोई गलती नहीं है। ये यहाँ के रेजिडेंट्स का कहना है। सम रेजिडेंट्स क्लेम्ड इन द हाई कोर्ट दैट देयर एंसेस्टर्स, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, कई रेजिडेंट्स ने कहा हाई कोर्ट में कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने कस्टोडियन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही ये लैंड खरीदा है। तो अब कस्टोडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ही तो है जिसके पास नजूल की जमीन बेसिकली इंटरेस्टेड है यहाँ पे। कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बॉडी जहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज जो भारत छोड़ के चले गए पार्टीशन के बाद पाकिस्तान, तो उनकी जितनी भी जमीन थी वो उनके पास आ गई, तो हमने उनसे खरीदा है। तो ये बेसिकली एक केस था। लेकिन गवर्नमेंट ने, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो 1907 का डॉक्यूमेंट है, ये महज ऑफिस मेमोरेंडम है, हम इसको इनवैलिड मानते हैं। कि हम इसको लैंड की क्लासिफिकेशन के लिए, कि ये लैंड नजूल की ज़मीन है, ये लैंड कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ये लैंड हम इसको इस पर्पस के लिए तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं मान सकते। तो ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? ऑफिस मेमोरेंडम एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से डे टू डे ऑपरेशन के लिए। तो एक डे टू डे ऑपरेशन वाली चीज़ कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड के लिए यूज़ की जा सकती है, ये हाईकोर्ट ने कहा, ठीक है?
तो इसीलिए जब हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड के लिए इसको यूज नहीं कर सकते 1907 के डॉक्यूमेंट को, तो ऑफ कोर्स इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भी ट्रांजैक्शन हुई, जो भी सेल हुई, जो भी लीज हुई, वो सब कुछ इनवैलिड हो जाती है ऑटोमेटिकली डी फैक्टो। ये बेसिकली हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट ने कहा हम बताते हैं 1907 का डॉक्यूमेंट नहीं, 1959 की एक नोटिफिकेशन है, हम उस पर रिलाई करेंगे। 1959 की नोटिफिकेशन क्या कहती है कि ये जो लैंड है ये रेलवेज को बिलोंग करता है, तो क्योंकि रेलवेज को बिलोंग करता है तो हम उन्हीं का मानेंगे। द कोर्ट हैड फर्स्ट ऑर्डर रेलवेज, तो कोर्ट ने बेसिकली 2016 में भी जितनी भी एनक्रोचमेंट इस एरिया में है उनको एविक्ट करने के लिए, उनको डिमोलिश करने के लिए ऑर्डर 2016 में भी दिया था रेलवेज को। लेकिन स्टेट ने फिर रिव्यू बोल हाई कोर्ट को कहा था कि आप प्लीज अपना रिव्यू कर लीजिए इस रूलिंग को, लेकिन इस रिव्यू को भी डिसमिस कर दिया गया था 2017 में। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑफ कोर्स 2017 के बाद अपील्स डली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपकी जितनी भी ऑब्जेक्शंस हैं हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, जितने लोगों की, वो प्लीज आप अपनी ऑब्जेक्शंस को फाइल करें बिफोर द हाई कोर्ट इमीडिएटली। आप इतने समय के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी अपनी ऑब्जेक्शन सारी हाई कोर्ट को ही सबमिट कर दें। ओके, तो व्हाट इज द क्लेम बाय द रेजिडेंट्स? सेवरल अफेक्टेड रेजिडेंट्स हैव क्लेम्ड दैट दे हैव बीन इन पोजेशन फॉर द लैंड फॉर ओवर 50 years। कई लोगों का ये कहना है कि हम 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, हम इसी जमीन पे रह रहे हैं, यही हमारा घर है। लेकिन कोर्ट का ये कहना है, हाई कोर्ट का ये कहना है। तो जब देखिए ऑब्जेक्शन सबमिट की गई होगी, हम 2-3 ऑब्जेक्शंस कंसिडर कर रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्शन सबमिट की गई होगी 2017 के बाद, ठीक है। तो कईयों ने कहा कि हम 50 साल से यहीं रह रहे हैं, वी हैव बिन इन द ओनरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड। लेकिन कोर्ट ने कहा मेरली बिकॉज कि आपकी एक अनइंटरप्टेड पोजेशन रही है इस लैंड की पिछले 50 सालों से, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके पास लीगल राइट आ गया इसको पोजेस करने का। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आप ही का लीगली लैंड है, ठीक है। तो ये चीज़ और क्योंकि 1907 का जो डॉक्यूमेंट है वो इटसेल्फ इट डज नॉट क्लासिफाई द लैंड एज नजूल लैंड, तो आपका ये पोजेशन भी यहाँ पे नहीं मिलता। फिर एक और किसी रेजिडेंट ने कहा कोर्ट में कि मेरी जो ग्रैंड मदर है श्रीमती अबीदा, वो उन्होंने परचेज किया था इस लैंड को मिस्टर सरदार हुक्म सिंह से, ठीक है। एक सेल डीड यानी कि सेल हुई थी। ये कब उन्होंने खरीदा था? 3 मई 1960 को। ओके, तो बेसिकली 3 मई 1960 को इन्होंने सरदार हुक्म सिंह से खरीदा था, श्रीमती अबीदा ने। और जो सरदार हुक्म सिंह है, सरदार हुक्म सिंह ने किससे खरीदा था? कस्टोडियन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1959 में। तो आप खुद सोचिए। तो उन्होंने कहा फिर इसमें हमारी क्या गलती है? और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट ने इसको भी डिसमिस कर दिया, इस क्लेम को भी। उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज आपका नाम इंक्लूडेड है और हुक्म सिंह का भी नाम इंक्लूडेड है, पूरी चेन कहाँ से कहाँ, फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम राइट कन्फर हो जाता है ऑटोमेटिकली। म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में जो लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलीगल भी हो सकता है, फॉर्ज्ड भी हो सकता है, मैनिपुलेटेड भी हो सकता है। सो दैट वे इट डज नॉट कन्फर अ राइट ऑटोमेटिकली। हाउ डिड द हाई कोर्ट डिसाइड इन फेवर ऑफ रेलवेज? अब हाई कोर्ट ने कैसे फाइनली रेलवेज के फेवर में डिसाइड किया? वही 1959 की जो बेसिकली उन्होंने नोटिफिकेशन को कंसिडर किया जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये लैंड 1959 के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से रेलवेज का लैंड है। तो हम देख लेते हैं कुछ और जो हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये जो हल्द्वानी रेलवे लाइन है ना, बेसिकली ये जो रेलवे लाइन की हम विद द रेलवे लाइन इन क्वेश्चन हियर, ये एक्चुअली एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था, ठीक है। तो हाँ, ये एक कंपनी, इट वाज लेड डाउन बाय अ कंपनी इन द ईयर 1884। ओके, तो 1884 में बेसिकली इसको बनाया गया था, लेकिन इट वाज लेटर ऑन ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1943, ठीक है। दिस फैक्ट हैज ऑलरेडी बीन डेल्ट बाय दिस कोर्ट दैट इन द व्यू ऑफ दिस नोटिफिकेशन ऑफ वेस्टिंग द लैंड विद द रेलवेज एज इशूड बैक, इट हैज आल्सो बीन अ केस ऑफ, तो ये चीज इन्होंने बोली हुई है, stood established as back on 1834 at a point of time। ओके, तो बस यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले एक प्राइवेट कंपनी ने यहाँ पे बनाया, फिर उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1943 में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफ कोर्स नेशनल गवर्नमेंट ने उनके बाद सक्सीड किया, तो फिर नेशनल गवर्नमेंट के पास आ गया जो भी उनके पास था। तो अब वो जो रेलवे है वो भी सरकार की हो गई इस तरह से, तो फिर वो जो रेलवे का लैंड है वो भी उन्हीं के पास होगा जो आसपास का लैंड है। तो यही सारी चीज़ें, इट वॉज लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द रेलवेज एक्ट, द मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेलवेज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज वेस्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स द रेलवेज, और साथ ही में जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो रेलवे ने भी अपना केस प्रेजेंट किया कोर्ट को, क्योंकि अब PIL का स्कोप तो एक्सपैंड कर ही दिया गया है, तो ठीक है फिर हम भी अपना केस प्रेजेंट करेंगे जब रेलवे भी एक स्टेक होल्डर है इस चीज़ में, ठीक है। तो उन्होंने सबमिट किया कोर्ट को एक रिपोर्ट को,
जिसमें लिखा हुआ है कि 4365 ऑक्यूपेंट्स हैं ऑफ द स्टेट एंड रेलवे लैंड पर फाउंड, और ये अनऑथराइज्ड हैं और इसका इविक्शन प्रोसेस इन लोगों का इमीडिएटली शुरू हो जाना चाहिए। तो ये केस बेसिकली रेलवेज ने भी प्रेजेंट किया था। ओके, तो रीडिंग द जनताज पोल प्रॉमिस। ना व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस आर्टिकल? देखिए, आप इस साल का GS2 का मेंस का पेपर उठा के देखिए। GS2 के मेंस के पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इंडिया और श्रीलंका के ऊपर। वो ऑफ कोर्स एंटिसिपेटेड क्वेश्चन था क्योंकि श्रीलंका में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस और ये सब कुछ वगैरह, पर जो आप बिल्कुल करंट देख रहे हैं ना, कभी भी क्वेश्चन उस पर नहीं आता, कभी भी नहीं, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस है, करंट क्वेश्चन नहीं आता। करंट तो वो खुद ही लिख देते हैं। आजकल तो प्रीलिम्स में ऐसा है कि वो पहले करंट अफेयर्स खुद मेंशन कर देंगे, फिर स्टैटिक पूछेंगे आपसे, दिस हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, है ना? तो फिर उसके नीचे स्टेटमेंट लिखी होती है। वैसे ही अगर हम श्रीलंका की क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ऑल्दो रीसेंट क्राइसिस का एक टच था, पर उसके बाद फिर उन्होंने पास्ट पूछा, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं हज़ारों बार आपको बोल चुकी हूँ कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता लैटिन अमेरिका में क्या चल रहा है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हुए या ट्रंप इज़ रनिंग इन ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस, वी डू नॉट केयर अबाउट इट। पर हमारे नेबरहुड में क्या चल रहा है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उनकी इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और म्यांमार पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो जो हमारे नेबरहुड है उसमें बेसिकली 1-to-1 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सार्क पे ही क्वेश्चन आएगा, साउथ एशिया पे ही क्वेश्चन आएगा, इंडिया पाकिस्तान पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिया श्रीलंका पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिया बांग्लादेश पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और इंडिया बांग्लादेश पे भी इस साल क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि शेख हसीना भी 2024 के इलेक्शंस में खड़ी होने वाली हैं दोबारा, और उनके खिलाफ बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रही हैं। पहली बार बांग्लादेश की इकोनॉमी जो अभी तक इतनी इमर्ज कर रही थी, एक क्राइसिस देख रही है, उन्होंने IMF का लोन भी लिया है इस वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसका सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पर म्यांमार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए इस साल, क्योंकि एक्चुअली इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो म्यांमार को कंडेम नहीं कर रहा कंप्लीटली, फुली, एडिक्वेटली। और आसियान कंट्रीज ने भी इंडिया को बोला है कि आसियान इतनी मेहनत कर रही है, हम 10 नेशंस मिलके, कि बाकी सारे नेशंस मिलके म्यांमार के अलावा, कि हम उन पे प्रेशर डाल सकें डेमोक्रेसी के लिए। एंड व्हाट इंडिया इज डूइंग, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद इंडिया हमारे उस 5 पॉइंट कंसेंसस को क्यों नहीं फॉलो कर रहा, क्यों कंडेम नहीं करता? अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी एक रेजोल्यूशन पे हमने एब्सटेन कर लिया, हमने ना वोट फेवर में किया ना अगेंस्ट में किया। तो इसीलिए इंडिया के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और इसीलिए इंडिया म्यांमार का रिश्ता जो आपको कंटेंट मिलेगा भी, पता नहीं ब्रेक 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 ऐसा कंटेंट मिलेगा जिसमें आप एक कंसेंसस, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक आपको व्यू नहीं मिल पाएगा इंडिया म्यांमार रिलेशंस का। इसीलिए यहाँ से आपको कहीं बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, तो आप इंडिया म्यांमार को एक फुल फ्लेज्ड मैनर में प्रिपेयर कीजिए, क्या किस तरह का हमारा रिश्ता है, कैसे आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं कि म्यांमार का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस भारत के लिए एक तो ये है क्योंकि हमारे जो माओइस्ट लीडर्स हैं, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उनको पकड़वाने में, उनको वापस करने में म्यांमार ने हमारी बहुत मदद की है। म्यांमार ने एक्चुअल में हमें डिपोर्ट करके दिए हैं और हमने फिर उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाई हैं। तो ये कुछ कुछ सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से तो म्यांमार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए और भी आप एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कुछ कुछ एलिमेंट्स हमें यहाँ से भी मिलेंगे, पर उससे पहले हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वाई म्यांमार। ओके, तो वेंसडे को म्यांमार के मिलिट्री रूलर ने, सीनियर जनरल मिन ओंग, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम होल्ड करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ऑल्दो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कब करेंगे ये कंडक्ट इलेक्शंस, पर ऑफ कोर्स इट इज बिलीव्ड कि शायद इसी साल करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने ये रिमार्क्स क्यों दिए हैं, व्हाई हैज दिस जर्नल मेड दीज रिमार्क्स, क्योंकि एक्चुअल में ये जो कंट्री है म्यांमार, वो अपनी फ्रीडम, हम भी आज़ाद हो चुके हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने भी सेलिब्रेट कर लिया, तो हमारे नेबरहुड भी आसपास ही आज़ाद हुए थे। ठीक है, तो ये अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ म्यांमार्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। साथ ही में केवल 3 वीक्स अहेड, मतलब 2 साल होने लगे हैं बिल्कुल कंप्लीट। 2021 में कू हुआ था जिसके वजह से मिलिट्री ने जो एक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी थी, जो सरकार जिन्होंने बनाई थी, उनको कू के माध्यम से हटा के पावर गेन कर ली थी। तो उसको भी बेसिकली 2 साल होने वाले हैं।
अर्लियर दिस मंथ एनएलडी, अब देखिए आप जानते हैं एनएलडी लीडर क्यों म्यांमार इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ हो रहा है म्यांमार से रिलेटेड। ऑन्ग सैन सू की के खिलाफ इतने सारे कैंगरू कोर्ट्स चलाए गए हैं, सीक्रेटिव मीटिंग्स हुई हैं, सीक्रेटिव कोर्ट्स हैं जिसे पता भी नहीं है कौन से चार्जेस, कैसे एविडेंस, विटनेस कुछ भी नहीं है। आज केस उठाया और दोपहर को कह दिया कि आपको 26 साल की सजा। आज केस मतलब इतने सारे केसेस उनके ऊपर, कम से कम 5 करप्शन के केसेस लगे हैं, और जो टोटल उनकी अब प्रिजन में जो टर्म है वो 33 ईयर्स तक, ठीक है। तो इतनी तो पता नहीं उनकी जिंदगी भी है कि नहीं है, ऑल्दो वी कैन नॉट से एनीथिंग, इट्स गुड, पर 77 ईयर शी इज ऑलरेडी दिस मच, 77 ईयर ओल्ड वो है ऑन्ग सैन सू की, और 33 ईयर्स का उनको और जेल टर्म मिल गया है। और इससे भी पहले जब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी मिलिट्री के खिलाफ, इससे पहले भी वो जेल में ही थी। तो ऑन्ग सैन सू की ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मैक्सिमम जिंदगी इस तरह की जेल में ही चली गई है, विच इज इनसेन, विच इज हॉरिबल। तो इंक्लूडिंग हर द जनता हैज, अब देखिए ना ही केवल उनको जेल किया गया है, उनके जो और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं जनता के 15,000 के करीब, उनको भी जेल किया गया था। बहुत सारे प्रो डेमोक्रेसी जर्नलिस्ट भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, तो पिछले 2 सालों में उनको भी इम्प्रिजन किया गया है। लेकिन वेंसडे को जब उन्होंने कहा कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे, जनता ने सरप्राइजिंगली रिलीज किया है 7,000 प्रिजनर्स को इंडिपेंडेंस डे पे। तो ये बेसिकली बहुत ही आप कह सकते हैं वियर्ड है, बहुत ही सरप्राइजिंग है। ओके, तो और सम ऑफ देम कन्विक्टेड क्रिमिनल्स आल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स, सम पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब देखिए जो रिलीज हुए हैं इन 7,000 में से कहीं कहीं एनएलडी के भी लीडर्स हैं, कहीं कहीं पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी हैं। स्प्रिंग रेवोल्यूशन कंटिन्यूज। देखिए जब भी हम म्यांमार के बारे में आंसर लिखें, अब जब क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत सारा कंटेम्प्रेरी जो हो रहा है, ऑन्ग सैन सू की के खिलाफ जो कैंगरू कोर्ट्स चलाए गए और 33 ईयर इम्प्रिजनमेंट उन्हें मिली है, और आप स्प्रिंग रेवोल्यूशन लिखेंगे, जो पॉलिटिकल उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, और हर चीज़ में कुछ ना मिले ना, इंडिया अब G20 की प्रेसिडेंसी उन्होंने अज्यूम की है, तो उन पे एक ये है, ये G20 की प्रेसिडेंसी हर चीज़ में घुसा देना, कि इसीलिए थोड़ा सा और हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीस को लाने में एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो म्यांमार ने बेसिकली म्यांमार हैज सीन वायलेंट टर्मोइल सिंस द मिलिट्री टेक ओवर एज द बैटल्स रेज बिटवीन प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस and the military days after the coup, just कुछ ही दिन after the coup actually happened, जो न्यू पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में, ओके। और उन्होंने बोला कि हम मिलिट्री के खिलाफ स्प्रिंग रेवोल्यूशन रन करेंगे। अब ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है NUG, इनकी एक आर्म्ड विंग भी है जिसको हम पीपल्स डिफेंस ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पीपल्स डिफेंस ग्रुप है, इसमें बहुत सारे सिविलियन मिलिशियाज हैं, एंड दे ऑफ कोर्स दे आर फाइटिंग द मिलिट्री, ओके। तो बेसिकली क्या चाहते हैं कि मिलिट्री को कंप्लीट अथॉरिटी ना मिल जाए पूरे म्यांमार के एरिया पे। तो कुछ रीजन है जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के भी अंडर है NUG के तहत, ठीक है। एन इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप रिपोर्ट लास्ट मंथ said against the odds Myanmar's anti-military forces, और ये देखिए एक ग्रुप की रिपोर्ट ने बताया है कि इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप रिपोर्ट ने लास्ट महीने कहा है कि ये जो एंटाई मिलिट्री फोर्स है ये काफ़ी फंड रेजिंग कर पा रहे हैं, पॉसिबली hundreds of millions of dollars from local and diaspora sources since February 2021। तो क्योंकि हमें इनको फाइट करना है जनता के खिलाफ, सो they've been quite successful in फंडिंग अपना जनरेट करने में, ओके। द NUG and its affiliated PDFs and a dozen or so ethnic armed militias that back the PDFs claim control over large spaces। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि NUG और ये जो इनकी PDF है, ये काफ़ी एरिया है म्यांमार का जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। विद द सिचुएशन स्टिल फ्लूइड द NUG सीज द इलेक्शन अनाउंसमेंट। अब देखिए NUG यही समझ रही है, और हमें भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि एक बस एक प्लॉय है जनता के तरफ से टू कंफ्यूजन को सीड करने के लिए और ऑपोजिशन को डिवाइड करने के लिए, कि अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो ऑपोजिशन जो अभी तक यूनाइटेड है वो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेगी ना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। इससे क्या होगा, जनता सोचने की कोशिश कर रही है कि कहीं अपने जो प्रॉक्सी हैं, कहने के तो वो लेजिटिमेट लीडर्स लगेंगे लेकिन उन्हीं के लोग होंगे, उनको वो जितवा देंगे, है ना, और जीतेंगे वो जैसे भी, और फिर इनकी जनता की ही जो रूल है उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी। तो फिर वो कहेंगे कि देखिए एक्चुअल में जो म्यांमार है चाहती ही हमारी सरकार थी। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कैन हैपन, इट इज पॉसिबल। द जनता इज ऑलरेडी क्लेम दैट सम सेक्शंस ऑफ NLD आर टॉकिंग टू इट, even though NLD members
देखिए ऐसा है कि एनएलडी के कुछ मेंबर, जो ऑन्ग सैन सू की के ही कुछ लोग हैं, उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के, दे आर इन टॉक्स विद द जनता। तो अब दे आर इन टॉक्स विद इट, तो फिर वो कुछ खरीद सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये उनको, उनके लोग हो जाएंगे, फिर ये जीत जाएंगे, तो वो एक्चुअली उनके प्रॉक्सीज होंगे, शक्ल उनकी, है ना, लेकिन काम किनके, और कमांड किसकी, इनकी मिलिट्री की। ठीक है, तो ये बेसिकली शायद हो सकता है। ओके, आईज ऑन इंडिया। इंडिया विच रिसेंटली बिगैन इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 शेयर्स। अब देखिए हमारा सबसे बड़ी बात है कि वही चीज़, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ने कहा था, एक बार को हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स चेंज कर सकते हैं, पर हम अपना नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, है ना। वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। तो इट्स गुड ओनली, जो देखिए नेबरहुड में हो रहा है वो डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करता है। और साथ ही में जब हम बॉर्डर शेयर कर रहे हो, इंडिया और म्यांमार शेयर्स 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। आप कभी भी जब आंसर लिखें इंडिया म्यांमार पे, तो आप इनफैक्ट इंट्रोडक्शन भी ये लिख सकते हैं, दैट इंडिया एंड म्यांमार शेयर्स 1643 किलोमीटर बॉर्डर। ओके, तो ये चीज़, ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होता है? इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द इंडिया म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन, अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिया म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन है, वहाँ से लेके इंडिया म्यांमार बांग्लादेश ट्राई जंक्शन जो मिजोरम में है, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तक ये एक्सटेंड होता है बॉर्डर। द मोदी गवर्नमेंट has touted the presidency as India's, अब जैसे जो मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को बोला है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि हम एक लॉन्ग लेगेसी छोड़ के जाएं पीस की पूरे वर्ल्ड पे। ठीक है, perhaps hoping to play a role to bring the, अब देखिए एक रोल जो हम पीस हम कैसे छोड़ के जाएंगे? कोई लड़ाई हो रही है तो उसको, वो हमारे किसी इम्पैक्ट की वजह से रुक जाएगी, तभी तो पीस की लेगेसी होगी ना। तो शायद एक हिंट इसका ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर वुड कम टू एन एंड, मे बी बिकॉज ऑफ इंडियाज स्टेप्स, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो अभी एस जयशंकर जी ने तो कल ही बोला है कि हमने क्वाइटली ग्रेन डील जो हुई थी रशिया यूक्रेन के बीच में, वो भी ब्रोकर की थी, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, नॉन ब्रोकर एक्चुअली। और साथ ही में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन जो एस जयशंकर ने बोला कि किसी को पता भी नहीं है, वी आर ऑलरेडी मेकिंग सर्टन contributions टू द पीस देयर। ओके, द G20 इंक्लूड्स इंडोनेशिया द चेयर ऑफ आसियान दिस ईयर। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि G20 में इंडोनेशिया भी है। बाली समिट जो अभी हुई थी, तब इंडोनेशिया ही तो प्रेसिडेंट था ना। इंडिया से पहले प्रेसिडेंसी G20 की इंडोनेशिया के पास थी। अब इंडोनेशिया जो है वो आसियान की चेयर है इस बार के लिए। ठीक है, तो इंडोनेशिया इज द चेयर ऑफ आसियान दिस ईयर। और जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, जोको विडोडो, एक्चुअली ही हैज लेड आसियान्स efforts to push the janta towards a democratic transition. He is working very hard that the janta comes to a democratic settlement. Okay, तो डेमोक्रेसी के प्रति पुश करना अपना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है इंडोनेशिया का। मूविंग द रीजनल ग्रुपिंग अवे फ्रॉम इट्स, अभी देखिए पहले क्या था, आसियान इससे पहले कि इंडोनेशिया अपनी चेयर लेती, इससे पहले वो नॉन इंटरफेरेंस, हम उनके इंटरनल अफेयर्स में नहीं इंटरफेयर कर सकते, क्योंकि आसियान का चार्टर यही कहता है दैट यू वुड नॉट इंटरफेयर इन द मेंबर ग्रुप्स, इन द मेंबर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स। तो फिर वो यही कह रहे थे, लेकिन ये जो इंडोनेशिया है, इट इज बिन पुशिंग वेरी हार्ड फॉर अ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। और इंडोनेशिया बेसिकली G20 का सपोर्ट चाहता है इस चीज के लिए, और भारत का भी सपोर्ट चाहता है, और कह भी चुका है भारत को। ठीक है, लेकिन बस वही बात है ना कि इंडिया तो, अभी इंडिया ने कुछ नहीं कहा, इंडिया ने ज़्यादा हमने कुछ कंडेम नहीं किया, हमने बस यही कहा कि हमारा बहुत डीप कंसर्न है ये जो इंटरप्शन हुई है डेमोक्रेसी में। इतनी मुश्किल से तो डेमोक्रेसी जैसा कुछ आया था म्यांमार में। ठीक है, तो हम देखिए वही तो कहते हैं ना कि भारत एक ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कह रहे, एक बहुत डेरोगेटरी टर्म है, बट स्टिल आई वुड से इट, क्योंकि यूज़ किया जाता है। तो भारत ही एक ऐसा एग्जाम्पल है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से जो डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे ना ही केवल सक्सेसफुल हुआ है, फ्लरिश कर रहा है ओवर द इयर्स। बाकी जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप में गिरी ही है। आप पाकिस्तान देखिए, आप म्यांमार देखिए, आप बांग्लादेश देखिए। तो ये यही है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। और इस डेमोक्रेसी को जब कुछ भी थ्रेटन करता है, कोई भी हमारे सोशल फैब्रिक को आके छेड़ने की कोशिश करता है, वो हम सबका आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी रिएक्ट अगेंस्ट इट। डेमोक्रेसी इज एन अनफ्लिंचिंग थिंग, इट इज, ये हमने एक ऐसी चीज है जो काफी लोगों के सैक्रिफाइस के बाद हमें मिली है, तो वी शुडंट लेट इट गो। ओके, तो ये चीज दिल्लीज पोजीशन मोस्ट, अब देखिए दिल्ली की पोजीशन जैसे मैंने बताया आपको कि हमने ऐसे ही बोला कि वी आर डीपली कंसर्न अबाउट इट, है ना, एंड सेफ गार्डिंग। और साथ ही में हमारा बेसिकली इतना था कि हमारे जो वाइटल इंटरेस्ट है ना वो सेफ गार्ड हो जाए, सरकार कोई भी रहे,
पर नेशनल इंटरेस्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए भारत का। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है कि म्यांमार, अब जनता आ गई है, मिलिट्री आ गई है, तो ये मिलिट्री जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं उनको सेफ हेवन ना दे, ठीक है। और साथ ही में दूसरा कंसर्न क्या है कि ये जो मिलिट्री है, जनता है, वो यूजुअली चाइना की तरफ इनका बेंट बहुत देखा जाता है, तो ये चाइनीज प्लेग्राउंड ना बन जाए, क्योंकि हम बेसिकली इन रोड्स नहीं चाहते अपने नेबरहुड में चाइना का। ऑलरेडी तो हर जगह है ही ना, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान तो है ही। तो ये एक चीज है जो काफी हमारा कंसर्न था। लास्ट ईयर व्हेन लास्ट ईयर क्या, जब एक साल पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रिंगला जी, जब वो नैपिडो गए, तो उन्होंने दिल्ली की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज के बारे में बात की, और उन्होंने एम्फसाइज किया कि हमारा जो भारत का इंटरेस्ट है वो इसी में लाया करता है कि हम म्यांमार को दोबारा डेमोक्रेसी की तरफ रिटर्न करते हुए देखें एट द अर्लीस्ट। ओके, और हम साथ में हर्ष श्रिंगला जी ने ये भी कहा कि जो डिटेनीज हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको भी रिलीज किया जाए, और कंप्लीट सिसेशन हो जाए हर तरह की हॉस्टिलिटीज और हर तरह की वायलेंस पे, ठीक है, रोक लगा दी जाए। और जब हर्ष श्रिंगला जी वहां गए तो एनएलडी के लीडर्स हैं, उनके साथ भी वो मिले, ठीक है, जो प्रिजन में नहीं थे, ऑन्ग सान सू की पार्टी के लोग, ठीक है। पर अभी हमें शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो अभी नवंबर में ही हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा जी जब वहां गए म्यांमार में, ना ही उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, ना रिटर्न टू डेमोक्रेसी की बात की, ना ही उन्होंने प्रिजनर्स के रिलीज की बात की, ना ही वो पॉलिटिकल लीडर से मिले एनएलडी के। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट कि हमने लेजिटिमाइज कर दिया है, लेजिटिमेसी दे दी है मिलिट्री को कि वही अब असली गवर्नमेंट है। क्या हम उनके टर्म्स पे, इक्वालिटी के टर्म्स पे उनसे बात करेंगे? सो ये सारी चीजें हैं जो हम पे काफी सवाल उठ रहे हैं, और फिर ये सवाल और पुख्ता हो जाते हैं जब ये हमने यूएनएससी के रेजोल्यूशन में एब्सटेन कर लिया इन दिसंबर। ऑल्दो हमने जिन्होंने स्पॉन्सर किया था इस रेजोल्यूशन को, उनकी हमने रुचिरा कंबोज जी ने तारीफ की थी कि अच्छी बात है, मतलब कि आप इस तरह का, हमें ये जो डिजाइन है, फॉर्मेट है आपके रेजोल्यूशन का, अच्छा लगा। इट डिपिक्ट्स दैट यू आर actually very much interested in having peace in the entire world। पर हमने फिर अपने reservations जताए कि हम इसीलिए abstain कर रहे हैं। but nonetheless दिसंबर में क्या हुआ, इंडिया ने रशिया और चाइना के साथ हमने भी एब्सटेन किया ऑन द फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द यूएनएससी ऑन म्यांमार। देखिए, आप जनता को आए अब 2 साल हो गए, लेकिन पहली बार इतना समय लग गया यूएनएससी के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने में, क्योंकि फिर बाकी और भी इश्यूज थे जिनके साथ हम डील कर रहे थे। खैर, लेकिन हमने उससे भी एब्सटेन कर लिया। द रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर एन एंड टू वायलेंस एंड फॉर द रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग सो की। इन हिज न्यू ईयर स्पीच जनरल मिन ओंग, तो फिर जब न्यू ईयर की स्पीच दी जनरल मिन ओंग ने, उन्होंने थैंक किया उस हर एक कंट्री को जो उनके रजीम के साथ खड़ी रही, और उन्होंने ये भी बोला कि हम क्लोजली वर्क कर रहे हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, चाइना, इंडिया, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश। वी विल वर्क टुगेदर फॉर बॉर्डर स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। तो ये इन्होंने कहा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़, ये सारी बातें आपको अपने आंसर में लिखनी पड़ेगी कि इंडिया और चाइना और रशिया एक्चुअल में सप्लाई करता है आर्म्स को भी म्यांमार को। तो फिर एक और जो हम पे सवाल उठता है कि आप एक जनता को जो अपने लोगों को हरास कर रही है, कितने लोगों को उन्होंने मार भी दिया है शूट करके, ठीक है, तो क्या हम उनको आर्म्स सप्लाई करना हम सही समझते हैं? तो ये एक और सवाल है। शुड इंडिया रिकंसिडर इट्स टाइज विद द जनता? अब ये जो है, यहाँ से आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे कि क्या हमें अपने टाइज को रिकंसिडर करना चाहिए, क्या हम जनता को कुछ ज्यादा ही लेजिटिमेसी दे रहे हैं उनके साथ बातचीत करके। ओके, असाइड फ्रॉम नॉर्मेटिव इश्यूज, द केओस इनसाइड म्यांमार कास्ट डाउट्स ऑन द जनताज एबिलिटी। तो देखिए, बात क्या है, हमने क्या बोला था कि भारत के कुछ वाइटल इंटरेस्ट हैं, भारत का कुछ नेशनल इंटरेस्ट है, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, सरकार कोई भी हो। यही था ना, हमने स्टार्टिंग में यही देखा। लेकिन अब बात तो ये है ना, सवाल तो ये है कि वो जो हमारे कंसर्न है, वाइटल इंटरेस्ट है, उसको भी पता नहीं प्रिजर्व कर पाएगा ये जनता के नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या मिलिट्री है जो वो हमारे कंसर्न्स को, इंडिया के कंसर्न्स को भी बचा पाएगा, उनको भी डिलीवर कर पाएगा कि नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है निरुपमा सुब्रमण्यम जी ने, ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, इन विच स्कोर्स ऑफ, ओके, वन एग्जाम्पल इज माईवाड़ी जॉब स्कैम। तो माईवाड़ी जॉब स्कैम में क्या हुआ है, हमारे बहुत सारे जो तमिल यूथ है, क्योंकि आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट जब हमारे देश में इतनी ज़्यादा है, तो इतने सारे एम्प्लॉयमेंट स्कैम्स आ रहे हैं, स्पेशली तमिलनाडु से, जहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट हो रही है, दिल्ली में लेके आए हैं। मैं आपको बता रही हूँ आपको, ताकि कुछ और एग्जाम्पल्स एथिक्स में लिखने
लिखने के लिए हो, या अनएम्प्लॉयमेंट में कोई ऐसे आता है उसमें लिखने के लिए हो कि तमिलनाडु से बहुत सारे लोगों को दिल्ली में लेके आया जा रहा है और वो भी उनसे पैसे लेके। ऐसी कौन सी जॉब होती है जिसमें आपसे पैसा लिया जाता है? पर ठीक है, इतने डेस्परेट हो जाते हैं हम लोग कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही ऐसी है कि चलो थोड़ा सा पैसा हम दे भी देते हैं, और फिर सरकारी नौकरी लग रही है रेलवे, तो कौन नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर उसमें फिर वो दिल्ली लेके आते हैं और कहते हैं कि अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग में आपको डब्बे गिनने हैं, कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो गए ना, ऑल ऑफ दैट वो उनसे करवाते हैं। फिर कुछ महीने बाद मतलब पता चला कि एक्चुअल में ये ट्रेनिंग तो क्या, ये एक स्कैम था, ठीक है। और उनकी वेबसाइट भी देखी तो वेबसाइट भी प्रॉपर सरकार की वेबसाइट टाइप्स उन्होंने बनाई हुई है। तो इस तरह के स्कैम्स इंडिया में भी चल रहे हैं। खैर, तमिलनाडु के बहुत सारे यूथ को ल्योर करके म्यांमार के केन रीजन में लेके गया, लेके जाया गया, जहाँ पे उन्हें बोला गया कि यहाँ से केन से आपको हम थाईलैंड में जॉब्स दिलवाएंगे, ठीक है। ओके, पर फिर उनको क्या किया, लेकिन उनको डिजिटल स्कैमिंग सेंटर्स में उनको काम दे दिया गया। उनको कईयों को तो खुद को भी नहीं पता कि उनको जॉब मिली कौन सी है। अब लेकिन ये जो एरिया है वो एथनिक मिलिशिया बेसिकली रन करती है, जिसमें जनता का कोई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसको जनता एडमिनिस्ट्रेट नहीं करता, तो ये उसमें से एक रीजन है। सो दिस इज अ नो गो एरिया फॉर द जनता। तो क्या हम, जब हम इन लोगों को रेस्क्यू करना चाहते हैं, जो हमारे लोग इतने बड़े स्कैम में फंस गए हैं, तो अब लेकिन हम किसको बोले? हम जनता को बोले कि वहां जाके आप हमारे इन लोगों को रेस्क्यू करें? हमें क्या एक्चुअल में एथनिक मिलिशिया या फिर ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके साथ हम बात नहीं करें, उनकी जरूरत पड़ेगी ना इनको रेस्क्यू करने के लिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, ऑल्सो अब देखिए हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। ऑल्सो देयर आर रिपोर्ट्स दैट द मिलिशिया इज बैक्ड बाय द जनता to fight the PDFs are banned by, okay, तो बेसिकली कहीं मिलिशियाज जो हैं जो जनता बैक करती है पीडीएफ्स को, जो उनकी डिफेंस विंग थी बेसिकली एनयूजी की। तो बेसिकली बहुत सारे मिलिशियाज जो पीडीएफ के साथ लड़ रहे हैं, जिसको जनता बैक करती है, वो दे आर मैंड बाय नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स, यानी मणिपुरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिनको हम टेररिस्ट बोलते हैं यूएपीए के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ एज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल पीडीएस नाउ कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एरिया, ओके, वेयर इंडिया इज बिल्डिंग अ ट्राइलेटरल। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ही थर्ड पॉइंट आपको यहाँ से मिलता है। देखिए जब भी आप इंडिया म्यांमार जनता ऐसा कुछ लिखे ना, तो उसमें आप कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जरूर मेंशन करें, ठीक है। ये एक हाईवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट के तहत बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हाईवे प्रोजेक्ट है, ये सगाइंग रीजन से भी होके जाता है, जो बिल्कुल मणिपुर, हमारे भारत के मणिपुर के ऑपोजिट है, उस उरली तरफ, ठीक है। फिर एक और रीजन से होके जाता है, ये चिन स्टेट से, चिन के बारे में तो आप पढ़ते ही हैं, तो जो हमारे मिजोरम के उस तरफ है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे और फाइटिंग चल रही है, ठीक है, जनता और पीडीएफ के बीच में। तो अब हम देखिए, जब फाइटिंग ही चलती रहेगी तो फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे खत्म होंगे और कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मीन वाइल अ फ्लो ऑफ रिफ्यूजीज, अब ये तो सबसे बड़ा कंसर्न है, इसके बिना तो आपका आंसर ही नहीं कंप्लीट होता कि म्यांमार से रिफ्यूजीज कितने आ रहे हैं जब से जनता ने टेक ओवर किया है। ऑलरेडी हम, रोहिंग्याज का प्रॉब्लम ऑलरेडी था भारत के लिए एक, फिर उसके बाद अब तो कू के बाद इतने सारे रिफ्यूजीज आ रहे हैं जिनको पनाह भी मिली है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मना किया, पर ऑफ कोर्स वो उनको, बहुत सारे हमारे टाइज हैं ना, एथनिक कल्चरल टाइज हैं नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के और म्यांमार के लोगों के, है ना। तो आप कह सकते हैं पोरस ही बॉर्डर्स हैं, तो इसीलिए मिजोरम में बहुत सारे आए हैं लोग, मणिपुर में, अरुणाचल में, नागालैंड में, ठीक है। और लेकिन ऑफ कोर्स वी आर नॉट सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजीज, इसीलिए हमने ऑफिशियली तो उनकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्कूल्स में बहुत सारे उनको पनाह दी है, जो जहाँ पे हॉल्स खाली थे एंड ऑल ऑफ दैट अमंग द रिफ्यूजीज। और इसमें से बहुत सारे रिफ्यूजीज जो हैं वो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, डीपोज पार्लियामेंट, अब तो पार्लियामेंट बचा नहीं ना, तो उनके हैं 40 मेंबर्स आर ऑफ द डीपोज पार्लियामेंट, ऑफ दीज 30 आर सेड टू हैव टेकन रिफ्यूज इन मिजोरम एंड आर एट लीस्ट टू आर इन दिल्ली, सम ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ एनयूजी एंड दे वांट दिल्ली टू इन्वेस्ट। तो कई लोग बेसिकली एनयूजी के भी मेंबर हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली इन्वेस्ट करे एनयूजी में, नॉट इन द जनता, क्योंकि अगर वो अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहती है भारत, तो एनयूजी इज द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट एंड नॉट जनता। तो अब भारत के लिए एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, कि हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट, नहीं, हमारे जो वाइटल इंटरेस्ट है, उसको कौन प्रिजर्व कर सकता है, जनता या फिर एनयूजी? ओके, सेंटर डिक्लेयर्स टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस यू रीड टेररिज्म
and a lot has happened in terrorism lately. We are discussing Pakistan, that पाकिस्तान का जो तहरीक तालिबान है तो वो काफ़ी अटैक्स कर रहा है, तो हमारे ये हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद PLF के बारे में पढ़ा, बहुत सारी और चीज़ें टेररिज्म से रिलेटेड चल रही हैं, और साथ ही में अभी जो मिलिटेंसी अटैक्स हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसी के चलते टेररिज्म का क्या डायनामिज्म है वो भी आपको ज़रूर अपने आंसर्स में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि कुछ समय में रिसेंट टाइम्स में टेररिज्म हैज़ बीन इवॉल्विंग, देयर इज एन एक्सेस बिटवीन इंटरनेट एंड टेररिज्म। जैसे हमारे होम मिनिस्टर ने बहुत बार कहा है, अमित शाह जी ने, कि कैसे क्राउड फंडिंग हो रही है टेररिज्म के लिए। ऑल्सो इंडिया हैज़ बीन इन्वेस्टिंग वेरी मच इन काउंटर टेररिज्म मेजर्स। हम चाहते हैं कि हमने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस को अभी होस्ट किया, फिर उससे पहले हमने काउंटर टेररिज्म UNSC का एक कॉन्फ्रेंसेस ली दिल्ली और मुंबई में। सो लॉट अबाउट टेररिज्म लेटली। उसी के चलते टेररिज्म किस तरह से बदल रहा है, ड्रोन्स यूज करने लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है कि वो टेररिस्ट के हाथ लग जाएगा। तो वैसे ही उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो लश्कर तैयबा है LET, उसकी एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। अब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको हमने UAPA के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। क्यों किया है आप समझिए। जो लश्कर तैयबा है या फिर जो जैश ए मोहम्मद है, ये रिलीजियस कॉनोटेशन आती है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के तहत। तो पाकिस्तान क्या चाहता था बेसिकली कि हम हमारा इन्वॉल्वमेंट जिससे ना भी दिखे, रिलीजियस भी ना लगे एक ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या चाहते हैं, अब रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस तो अंदर से आती है ना, कि हम सरकार को रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट वुड ऑलवेज कम फ्रॉम विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। तो इन्होंने इसका नाम ही द रेजिस्टेंस फ्रंट रख दिया, ठीक है, कि बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोग आपसे प्रताड़ित हैं और वो आपके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं। और है कौन ये एक्चुअली, है कुछ नहीं, ये है ही इनके लश्कर तैयबा के लोग हैं एक्चुअली में, ठीक है, जो रिक्रूट करते हैं ब्रेन वॉश करके ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जम्मू कश्मीर के यूथ को, और फिर उनको डिप्लॉय करते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। पहले तो ये जो TRF थी, ये इन्होंने कराची से अपना पहले एक ऑनलाइन प्रेजेंस चालू की। फिर ये जो ऑनलाइन आउटफिट थी, धीरे धीरे जब ये एक इवेंचुअल इनका स्प्रेड हो गया, साइजेबल प्रेजेंस ऑनलाइन इनकी हो गई, फिर इन्होंने एक वर्चुअल एंटिटी को तब्दील कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक फिजिकल एंटिटी में। तो ये हमने इसको फाइनली अब टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो इसीलिए देखिए, जो सोशल मीडिया है, इफ सोशल मीडिया इज द करंट buzzword of the world, then of course ये एक कुछ नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं इसके साथ। आफ्टर प्रोटेस्ट सेंटर बार्स टूरिज्म एट जैन साइड, आस्क्स झारखंड टू अबाइड। तो देखिए, बस ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि झारखंड की पारसनाथ हमने जो शिखर पे देखा, बेसिकली समेत शिखर पे जो पारसनाथ हिल में उस पे इको टूरिज्म पोटेंशियल के बारे में बात की गई थी केंद्रीय सरकार द्वारा भी, हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही में झारखंड की सरकार द्वारा भी उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने की बातें थी। फिर इतनी सारी प्रोटेस्ट हमने देखी, जैन प्रोटेस्ट। अब फाइनली इसको इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने कहा है, भूपेंद्र यादव जी ने, कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऑल द प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टॉल्ड, और अब बेसिकली हम स्टे कर रहे हैं क्लॉज 3 जो है इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन का, तो हम इसको स्टे कर रहे हैं, ये इको सेंसिटिव जोन नहीं होगा। और उन्होंने झारखंड सरकार को कहा है कि इस डिसीजन को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि हमने तो लिखा था कि क्लॉज 3 को की इम्प्लीमेंटेशन को रोको, फिर आपने हम पे ही ये चीज़ जवाब दी है। तो खैर, ये तो थोड़ा पॉलिटिक्स है। अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, ये तो वरना मैं सिर्फ इतना ही डिस्कस करके ख़त्म कर सकती थी हेडलाइन को ही। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि बाई चांस क्वेश्चन आए, यू नेवर नो, कोई स्टेटमेंट आ सकती है। तो पारसनाथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट ये आती है दैट द पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ बिहार, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि बिहार झारखंड तो एक ही थे ना एक समय पे। तो 1984 में बिहार ने एक्चुअली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया था, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ठीक है। लेकिन जो ESZ की जो इसको नोटिफिकेशन मिली थी, इसको नोटिफाई किया गया था 2019 में, वो केंद्रीय सरकार ने किया था, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन बना ही केवल केंद्रीय सरकार सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। Okay, amid Chinese forays into Indian Ocean, Rajnath visits Andaman. Again, this is very important. This is very important. Why is it important? कि देखिए, आप जानते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फुटप्रिंट
हमें देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्योंकि बिल्कुल हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के साथ है, बिल्कुल हमारी विसिनिटी में है। तो वहाँ पे अगर कोई भी चाइना की कोई वेसल निकलती है तो बहुत चांसेस हैं कि इंडिया पे सर्वेलेंस कर सकती है, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी बेसिकली गए हैं स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कमांड किसकी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। द डिफेंस मिनिस्टर्स विजिट टू द आइलैंड्स इज नॉट ओनली एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजिक signaling given the proximity of these far flung islands to the Indo-Pacific। तो देखिए, अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं ना, तो इंडो पैसिफिक में अब हमने कह दिया कि इंडो पैसिफिक की सेंट्रलिटी पे आसियान नेशंस लाया करते हैं, जो अभी तक हमारी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सेंट्रलिटी पे लाई करते थे। तो इंडो पैसिफिक में अंडमान निकोबार भी तो आता है। अंडमान एंड निकोबार इतने विसिनिटी में है इंडो पैसिफिक की, यू कैन नॉट डू विदाउट इट। अगर आप एक सेफ सिक्योर इंडो पैसिफिक चाहते हैं तो आपको स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, उसको भी समझना पड़ेगा, और वही इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर वहाँ गए हैं। ओके, और साथ ही में द मिलिट्री, अब देखिए कुछ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये बेसिकली जो मिलिट्री कमांड है अंडमान एंड निकोबार की, इट हेल्प्स कीप अ क्लोज वॉच ऑन अ मेजर चोक पॉइंट ऑफ द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए, जो कुछ कुछ एरिया है बे ऑफ बंगाल में, बहुत ऐसे, जैसे मलक्का स्ट्रेट है। मलक्का स्ट्रेट, आप देखिए स्ट्रेट्स पढ़ के जाइए। मैं आपको मलक्का स्ट्रेट के बारे में बता देती हूँ, बाकी स्ट्रेट्स आप खुद से पढ़िए, सुंडा स्ट्रेट एंड ओम्बाई वेटर स्ट्रेट्स। तो मलक्का स्ट्रेट मलाई पेनिनसुला, मलेशिया और जो इंडोनेशिया को सुमात्रा, उसको सेपरेट करता है। तो ये आपको स्ट्रेट कौन कौन से दो रीजन को सेपरेट करता है ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो भी सारा वर्ल्ड का ट्रेड है, बहुत हद तक शिपिंग ट्रेड है, वो यहाँ से जाता है इन सारे स्ट्रेट्स में से। तो इन स्ट्रेट्स में से कौन कौन सा ट्रेड कैसा जा रहा है, इस पे क्लोज वॉच रखने के लिए ये हमारा जो अंडमान एंड निकोबार का मिलिट्री कमांड है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए एक और चीज़, अंडमान एंड निकोबार में बहुत समय से बहुत सारी बातें चल रही हैं। अगर हम इसका हिस्टोरिक, अगर अंडमान एंड निकोबार की मिलिट्री कमांड पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए दैट इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, जो पोर्ट ब्लेयर में है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसको 2001 में इस इंटीग्रेटेड कमांड को एस्टैब्लिश किया गया था। Why was it established? To safeguard India's strategic interest in the Southeast Asia। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान है, क्योंकि मिलिट्री एसेट्स हम इसीलिए वहाँ पे डिप्लॉय हमने काफ़ी किया हुआ है, ताकि ये स्ट्रेटेजिक हमारा एस्पेक्ट सिक्योर रहे। अब एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, अगर बाई चांस प्रेलिम्स में आया इस तरह का, प्रेलिम्स तो एक बहुत ही डीप सी बनता जा रहा है, तो प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट आती है कि ये जो इंटीग्रेटेड कमांड है, इट इज़ कमांडेड बाय अ 3-स्टार ऑफिसर फ्रॉम द नेवी, देन दैट इज़ करेक्ट। आप सोचेंगे ये तो नहीं, इंटीग्रेटेड है तो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों होते हैं, तो फिर इसको, लेकिन ये भी तो ऑब्वियस है ना कि अगर ये एक अंडमान निकोबार आइलैंड के पास सी एरिया है, तो ऑफ कोर्स उसको कोई नेवी का ही वो कमांड करेगा ना, हेड तो वही होगा। लेकिन इन नेवी के हेड के नीचे, जो 3-स्टार ऑफिसर नेवी के हेड है, इनके नीचे इन तीनों सर्विसेज के लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ हमने कवर कर ली। ओके, एक और चीज़ देखिए, कैम्पबेल बे पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है। ठीक है, तो अगर देखिए अंडमान एंड निकोबार की कमांड पे क्वेश्चन आया, तो ये भी आ सकता है कि जो कोर्ट सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर एंड विजिटेड ऑल्सो रिव्यूड कोर्ट सर्विस गार्ड, डिफेंस मिनिस्टर ने रिव्यू किया कोर्ट सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर एंड विजिटेड संकल्प स्मारक। संकल्प स्मारक कहाँ है? बेसिकली इट इज़ एक्चुअली द लोकेशन जहाँ पे नेताजी ने अराइव किया था December 29, 1943, जब उन्होंने आईएनए बनाई और ये सब वगैरह, ये हिस्टोरिक एलिमेंट यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट भी आ सकता है, ये एक अगेन फैक्चुअल चीज़ है। ऑन फ्राइडे सिंह विल विजिट इंदिरा पॉइंट एट कैंपबेल बे। तो ये बेसिकली सदर्न मोस्ट टिप है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की। अब ग्रेट निकोबार आइलैंड्स विच इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडोनेशिया बाय 163 किलोमीटर वाइड 6 डिग्री चैनल। तो हमारे इस इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में केवल 163 किलोमीटर वाइड एक चैनल है जिसका नाम है 6 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थ्रू विच ऑल द, तो इस 6 डिग्री चैनल के थ्रू ऑल द शिपिंग ट्रैफिक फ्रॉम मलक्का स्ट्रेट टू द वेस्ट पासेस, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारा ट्रेड जो है वो चाइनीज शिपिंग का होता है, इसीलिए बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट हमारे लिए। द कैम्पबेल बे एयरफील्ड हेल्प्स इंडियन कैरिंग आउट, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें आ सकती थी पेपर में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। ठीक है, प्रेसिडेंट्स ऑफ गायना एंड सूरीनाम
to attend प्रवासी भारतीय दिवस. This is not Guyana, this is Guyana, this is not Suriname, this is Suriname. Okay? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस को अटेंड करेंगे. अब हम इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इस आर्टिकल को इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ. जो क्लीशे एरियाज हैं, आप सोचेंगे इंडो पैसिफिक, आप सोचेंगे यूएस, आप सोचेंगे रशिया यूक्रेन. बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता. लेकिन जो ट्रेंड है यूपीएससी का, वो जो आप सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं ना एरियाज को, वो पूछती है जिस पे मैटर ही अच्छा अवेलेबल नहीं है, जैसे साउथ अमेरिका, जैसे अफ्रीका. ठीक है, तो आप इनको प्रिपेयर कीजिए. अफ्रीकन यूनियन के साथ अभी हमने डेफ एक्सपो किया, अफ्रीका के साथ और सारे बहुत हमारे कंसर्न्स हैं. ठीक है, चाइना वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है एंड ऑल ऑफ दैट. चाइना क्यों इतना ज़्यादा प्रेजेंट है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्रेजेंस है. वाई? बिकॉज वहाँ पे कोबाल्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे निकल बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो लिथियम बहुत ज़्यादा है, तो चाइना तो इलेक्ट्रॉनिक हब है, तो इट वॉन्ट्स लिथियम, कोबाल्ट एंड एवरीथिंग. सो चाइनाज प्रेजेंस इज देयर. बायलेटरल ट्रेड चाइना का बहुत ज़्यादा है. सो यू प्रिपेयर अफ्रीका दैट वे. इन द वेरी सेम वे, जब हम किसी को चीफ गेस्ट के रूप में किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं, तो ये डिपिक्ट करता है कि इंडिया का फोकस क्या है. जब भी हम रिपब्लिक डे पे, इस बार रिपब्लिक डे पे जिनको भी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाए, वो हमारे लिए एक सिग्नल होगा कि आपको उन पे मैटर प्रिपेयर करना है, कि इंडिया का फोकस यहाँ शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन आता ही आता है. एंड यू पिक अप द पेपर्स, आप देखिए किसने रिपब्लिक डे पे कौन चीफ गेस्ट था, और फिर उस पर क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, जो भी विजिट करते हैं यहाँ पे. तो इसीलिए आपको साउथ अमेरिका प्रिपेयर करना है, क्योंकि गायना एंड सूरीनाम बोथ आर साउथ अमेरिकन कंट्रीज. ओके, तो ये बायलेटरल टॉक्स होंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट ऑफ गायना और सूरीनाम के साथ ऑन द साइड लाइन ऑफ द 2 डे प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन, जो इंडियन डायस्पोरा को रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, ये सब कुछ हम देते हैं. अगेन इंडियन डायस्पोरा पे भी क्वेश्चन बहुत आता है GS2 में, तो आप इस पे लिखते ही हैं प्रवासी भारतीय OIC कार्ड्स वगैरह के बारे में सब कुछ आप लिखते हैं. ठीक है, तो गायनीज प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली विल बी द चीफ गेस्ट, लेकिन जो सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं वो स्पेशल गेस्ट की तरह होंगे, तो गायना के चीफ गेस्ट. ठीक है, तो हैज बीन इनवाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट एट वेयर 27 इंडियंस लिविंग ओवरसीज विल बी अवॉर्डेड. ओके, फोकसेस वुड बी, अब देखिए इनका ये कहना है दोनों कंट्रीज का, हमारा फोकस बेसिकली क्या होगा, एनर्जी पे. ठीक है, क्योंकि इंडिया की एनर्जी डिमांड इंडिया की एनर्जी डिमांड्स आर गोइंग अप. ओके, और साथ ही में इंडिया की जो कंपनीज हैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर रही हैं क्रूड ऑयल को वर्थ $1.5 मिलियन फ्रॉम गायना. तो ये एक सब्जेक्ट है जिसपे हम और बिल्ड कर सकते हैं. एग्रीकल्चर के बारे में बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होगी. तो जो भी बातें होंगी हम डिस्कस करेंगे अपने एनालिसिस वीडियो में. बिल्डिंग ब्लॉक्स, गवर्नमेंट सेट टू लॉन्च स्कीम टुमारो ऑन लाइंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. वैसे तो ये कल डिस्कस करना चाहिए, बट थोड़ा सा हम आज ही देख लेते हैं. आप ऑलरेडी जानते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, जिसमें से सरकार का ये कहना है कि 112 डिस्ट्रिक्ट्स में से 95% में हमने एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है, हेल्थ के टर्म्स में, न्यूट्रिशन के टर्म्स में, फिनेंशियल इंक्लूजन के टर्म्स में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में. लेकिन ऑफ कोर्स देखिए क्या होता है कि पहले होता है डिस्ट्रिक्ट, फिर होता है ब्लॉक, फिर होता है विलेज. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट तो एवरेज लेवल पे ऊपर से देखेंगे तो सुधर गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में से कुछ कुछ ब्लॉक्स ऐसे रह गए हैं जिन पे थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है. तो इसीलिए एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम आने वाला है. ये 2022 के बजट स्पीच में ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया था निर्मला सीतारमन जी द्वारा. तो बेसिकली द 3-day कॉन्फ्रेंस बिगैन ऑन थर्सडे विद नीति आयोग वाइस चेयरमैन सुमन बेरी चेयरिंग अ स्पेशल सेशन ऑन विकसित भारत रीचिंग द लास्ट माइल. तो ये आप जो टैगलाइन है आप बहुत सारे आंसर्स में भी लिख सकते हैं. तो हम तभी लास्ट माइल तक पहुंचेंगे ना, जब ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें अभी भी ब्लॉक्स हैं जिनमें अभी भी थोड़े से सुधार करने की जरूरत है. ऐसे 500 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं अक्रॉस द स्टेट्स. ठीक है, तो नीति आयोग बेसिकली स्टेट्स की पार्टनरशिप के साथ रिलीज क्या करेगा, क्वार्टरली रैंकिंग. हर क्वार्टर की रैंकिंग आएगी कि इन ब्लॉक्स में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई, कितनी इम्प्रूवमेंट देखी गई. ठीक है, हेल्थ के टर्म्स में, एजुकेशन के टर्म्स में, न्यूट्रिशन के टर्म्स में. ठीक है, ओके, तो फर्स्ट ऐसी रैंकिंग अप्रैल में आएगी. ऑलराइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है. प्राइवेट सेक्टर भी अपनी CSR के तहत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ दीज पर्टिकुलर ब्लॉक्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो जब भी आप ट्राइबल्स पे कोई क्वेश्चन आता है GS1 में, तो आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और फिर आप लिखेंगे कि अब तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, विच इज़ इवन बेटर.
which is even more targeted and focused version of aspirational districts program. PM water should be a subject of cooperation between states. Again, this is very important. Why am I discussing it with you? क्योंकि देखिए एक थीम है कॉन्फ्रेंस की वाटर विजन @ 2047. ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस है ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर. तो इसकी विजन बेसिकली क्या है? वाटर विजन @ 2047. तो अगर देखिए जब आप डेवलप्ड नेशन हम बनने वाले हैं 2047 तक, तो वाटर का क्या इशू होगा तब तक. ठीक है, तो इसीलिए हर चीज़ की विजन ऐसी ही रखी जा रही है @ 2047. तो इसमें वाटर पे मिस्टर मोदी ने क्या कहा है कि वाटर पहली बात तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स को बहुत कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा इसमें, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हम इतने सारे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स देख रहे हैं, रिवर डिस्प्यूट्स देख रहे हैं. उसी के वेक में हम मिस्टर मोदी की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी सिग्निफिकेंट. इन्होंने बोला है कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन आया, स्वच्छ भारत मिशन में हमने लोगों को इन्वॉल्व किया इस कैंपेन में, है ना. वैसे ही बेसिकली हमें इसी तरह का कैंपेन चाहिए जिसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जब लोग किसी कैंपेन में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो अगर वो किसी चीज़ को ठीक करेंगे, आप खुद सोचिए, बहुत ही नेचुरल है ये और बहुत ही बेसिक है. आप किसी चीज़ को जब इम्प्रूव कर लेते हैं, खुद अपने हाथों से कंस्ट्रक्ट करते हैं या कुछ भी, तो फिर जब कोई भी उसे आके खराब करता है ना, तो आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है वो आपका है, आपने उसमें मेहनत की है. तो वही चीज़ यहाँ पे मिस्टर मोदी ने भी बोली है. ड्यू टू दिस अ सेंस ऑफ ओनरशिप कम्स अमंग द पीपल टुवर्ड्स एनी स्कीम और कैंपेन. ओके, इन्वॉल्व देम. वो आएगा कि वो इस कैंपेन उन्होंने स्वच्छ किया है भारत को. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है. तो ये यहाँ पे सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, आई बिलीव. ओके, एड्रेसिंग द इवेंट, मोदी सजेस्टेड दैट स्टेट्स शुड. अब देखिए इन्होंने बोला है कि जैसे सेंटर का नमामि गंगे मिशन है, वैसे ही आप इसको मॉडल मिशन की तरह लीजिए. इसी से कुछ कुछ एक्सर्प्ट्स लेके आप अपने स्टेट लेवल पे इस तरह के कैंपेन्स रन कीजिए अपनी रिवर्स को कंजर्व करने के लिए. साथ ही में वाटर की बात है तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत तो वाटर पे कुछ भी आता है तो आप एक बहुत ही होलिस्टिक आंसर लिखिए. वाटर विजन @ 2047 लिखिए. ठीक है. Case against Tamil Nadu governor not maintainable, Madras High Court. Now, why are we discussing it? Because a lot about governors lately. Kerala के governor, vice chancellorship, क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, तो तमिलनाडु गवर्नर जो है उनके खिलाफ भी कुछ निकल के आ रहा है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि हम ये केस नहीं सुन सकते, इसको नहीं सुन सकते, क्योंकि एक रिट पिटिशन डली है कुओ वोरंटो की आप जानते हैं, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, ये सब कुछ आप जानते हैं. तो कुओ वोरंटो का मतलब होता है किस अथॉरिटी से, आप कौन है. ठीक है, कुओ मतलब कौन, आप कौन, विच अथॉरिटी. ओके, तो ये रिट पिटिशन क्या है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि, वो किस अथॉरिटी से गवर्नर होने के साथ साथ जो ऑरोविले फाउंडेशन है उनके चेयरमैन भी है, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन भी है, क्योंकि ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ ना. कोई भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट आपकी पोस्ट के अलावा जो आपको सैलरी अलाउंसेस लाके देती है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाती है. गवर्नर की पोस्ट ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, तो वही आप बस रन कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली आप गवर्नर और मिनिस्टर बन जाएं, आप गवर्नर और किसी भी बॉडी के चेयर बन जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इस केस को ही रजिस्टर नहीं कर सकते, लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इम्यूनिटी गिवन है गवर्नर को, तो आर्टिकल 361 के तहत. तो देखिए आर्टिकल 361 मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बाय चांस क्योंकि गवर्नर्स के बारे में इतना कुछ है ना, तो अगर प्रीलिम्स में आ जाए, ओके, तो आर्टिकल 361 एक्चुअली एक प्रीलिम्स में अगर इस तरह से स्टेटमेंट आती है दैट आर्टिकल 361 विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस या सिविल केस नहीं दर्ज किया जा सकता. इट इज एक्चुअली, अगर स्टेटमेंट ये आती है, इट इज एक्चुअली एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, देन दैट इज करेक्ट. ओके, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो आप इस जगह इक्वल नहीं रख रहे ना, आप क्या कह रहे हैं कि इनका केस डिफरेंट है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को हम इनके खिलाफ, इनकी अथॉरिटी इतनी बड़ी है, इनके खिलाफ हम नहीं ये केस दर्ज कर सकते. तो आप उनको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे, इक्वल से एक दर्जा ऊपर दे दिया आपने उनको. तो इसीलिए आर्टिकल 361 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14. ओके, सो इफ अ स्टेटमेंट लाइक दिस कम्स अप, ऑफ कोर्स दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो ये चीज़ इन्होंने लिखी है. ओके, तो ये जब केस ही मेंटेनेबल नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई. अगेन दिस इज जस्ट अ पर्टिकुलर हेडलाइन जिसमें बस यही है कि DGCA ने एयर इंडिया से पूछा है कि आपने इतना समय क्यों लगाया विमेन की कंप्लेंट को रिस्पॉन्ड करने में. आप जानते हैं हमने ये केस कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, हाउ अ ड्रंक मैन जो 35 to 40 ईयर्स की एज में है, लिव्स इन मुंबई विद हिज फैमिली,
फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो उस पे एक ओल्ड वुमन थी अराउंड 70 ईयर ओल्ड, और उनको कैसे उन्होंने ही शोड हिज प्राइवेट पार्ट्स टू द लेडी एंड देन यूरिनेटेड ऑन हर. He was, since he was drunk, of course he didn't, as he said, कि उनको ये नहीं पता था कि कहाँ पे वॉशरूम है, so he relaxed himself there only. और वुमेन की मोडेस्ट थी, और इस पे बहुत सारे सेक्शंस, धाराएं उन पे लगाई गई आईपीसी के तहत. एफआईआर अब फाइल की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा. तो ये चीज़ बेसिकली अब डीजीसीए ने पूछा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है. तो डीजीसीए का ऑफ कोर्स क्वेश्चन, शो कॉज नोटिस उन्होंने इशू किए हैं एयर इंडिया को, क्या इतना देर क्यों. ठीक है, तो बेसिकली अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, जो आएगा हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, एट स्ट्रेटेजिक डायलॉग, India and France share views on security and defense cooperation. Now, why is this particular article important? Now, this is important, and why am I discussing it with you? Because हम यूजुअली देखते हैं कि हम पढ़ते रहते हैं कि कौन सी कॉपरेशन, बायलेटरल कॉपरेशन, तो लेकिन अभी क्या है, यूपीएससी ये कहता है अब जमाना है डिफेंस कॉपरेशन का. ठीक है, तो हम क्या सवाल पूछेंगे आपसे कि रशिया और इंडिया के बीच में किस तरह का डिफेंस कॉपरेशन है, फिर उसमें से आपको बस याद आएगा एस 400 मिसाइल सिस्टम, उसके अलावा कुछ आपको याद भी नहीं आता. फिर क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि हम इजराइल के साथ हमने अभी अपने 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट सेलिब्रेट किए हैं, तो इजराइल के साथ कैसा हमारा डिफेंस रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है. ओके, फिर वैसे ही फ्रांस और इंडिया का क्या स्ट्रेटेजिक या डिफेंस कॉपरेशन है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है. और या फिर क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव भी हो सकता है कि क्योंकि रशिया से हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने डिफेंस रिलेशन को, तो हम इजराइल और फ्रांस पे शिफ्ट हो रहे हैं. तो फिर पहले आप रशिया के साथ लिखेंगे कि कैसा हमारा डिफेंस रिलेशनशिप रहा है, क्या क्या हमने उनसे इंपोर्ट किया है, कौन से उनके बने हुए सुखोई, ये वो सब कुछ आप लिखेंगे, फाइटर जेट्स. फिर उसके बाद आप इजराइल के साथ लिखेंगे, है ना, कि क्या क्या उनसे हम ले रहे हैं, यूएसए का एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर उसके बाद आप फ्रांस लिखेंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली आपको प्रिपेयर करना है. ओके, तो फ्रांस, अभी देखिए क्या हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, उन्होंने थर्सडे को 36th राउंड ऑफ इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग को होल्ड किया है. किसके साथ? अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट के साथ, इमैनुअल बॉन. तो बेसिकली उन्होंने इमैनुअल बॉन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ भी बातचीत की है मिलके, और फिर उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ भी बातचीत की है. तो दोनों बेसिकली इंटेंसिफाई करना चाहते हैं अपने एफर्ट्स को टूवर्ड्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है. यूक्रेन डिस्कस हुआ, अफगानिस्तान डिस्कस हुआ, इंडो पैसिफिक डिस्कस हुआ, साइबर सिक्योरिटी डिस्कस हुई, क्योंकि आपको याद होगा मैंने फ्रांस के बारे में आपको बताया था कि फ्रांस खुद को इंडो पैसिफिक का पार्ट मानती है. ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने भी डिस्कस किया. द एजेंडा कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन. तो ये बेसिकली क्या है कि हम ना अभी डिसाइड करने वाले हैं कि हम F-18 सुपर हॉर्नेट और जो है बेसिकली हमें बेसिकली अपनी नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए. तो हम देखते हैं कि हम बोइंग को देंगे या डसॉल्ट एविएशन को देंगे. तो ये बेसिकली हम मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं को मिलेगा, फ्रांस वाली कंपनी को, बट लेट्स सी. तो फिर आपको एक यहाँ से एग्जाम्पल मिल जाएगा. एडिशन, साफ्रान ऑफ फ्रांस इज कंपीटिंग विद अदर ग्लोबल इंजन मैन्युफैक्चरर्स टू को डेवलप अ फाइटर जेट इंजन विद द डिफेंस रिसर्च DRDO के साथ. तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं. फ्रांस के ऊपर प्रिपेयर कीजिए कि किस तरह से हमारे स्ट्रेटेजिक और डिफेंस कॉपरेशन है. द डिस्कशंस शोड हाउ क्लोज आवर व्यूज आर ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इशूज एंड हाउ फ्रांस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज की टू टैकलिंग द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ 2023. ये बेसिकली हमारी स्टेटमेंट निकली इनसे बात करने के बाद. ओके, तिरुपति टू हैव लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट. अब देखिए प्रीलिम्स में इससे क्या क्वेश्चन आएगा. प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, द फाइटोरिड टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद व्हाट. फिर 4 ऑप्शंस दिए होंगे. इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट. ओके, तो ये बेसिकली एक सीवेज ट्रीटमेंट, लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट, इस तरह का, या फिर एक सब सर्फेस वेटलैंड सिस्टम टू ट्रीट वेस्ट वाटर, ऐसा कुछ भी आप इसको कह सकते हैं. ठीक है, अब देखिए मैं बहुत आपको बताती हूँ कि कैसे जब आप प्रीलिम्स देखते हैं ना, तो उसमें आप वर्ड पे जाइए. फाइटो मतलब क्या होता है? प्लांट्स होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट्स उग रहे हैं ना ऊपर. और रिड का मतलब क्या होता है? दैट यू वांट टू गेट रिड ऑफ something useless, something worthless, something which is not good. So you are using plants, an ecosystem of plant or something, to get rid of waste in the water. Okay, so you keep this in your head. तो क्या हुआ है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ तिरुपति है, it is set to take a giant leap in water treatment by putting in place
What is claimed to be the country's largest liquid waste treatment plant using phytorid technology? तो ये बेसिकली लिखा है कि ये फाइटोटेक टेक्नोलॉजी होगी, इट इज़ डेवलप्ड बाय CSIRs। ये देखिए एक स्टेटमेंट बन सकती है, इट इज़, क्योंकि एक और भी क्वेश्चन आ सकता है 3-4 स्टेटमेंट वाला इस पे, ठीक है। तो इट इज़ डेवलप्ड बाय CSIRs, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, नीरी जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले तो आप वेस्ट वाटर जो है, ठीक है, वेस्ट वाटर को आपने कैसे ट्रीट किया, यहाँ पे देखिए विनायक सागर, हाँ ओके तो आपने क्या किया, जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर को आपने पहले उसमें जो भी ऐसे टैंक में उसको रख दिया, वेस्ट वाटर को, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है, आपने उसको टैंक में रखा। तो ऑफकोर्स जब भी आप पानी को सेटल होने देते हैं ना, तो उसका सेडिमेंट ऑटोमेटिकली बहुत हद तक मिट्टी नीचे चली जाती है। फिर एक स्टेप तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो अब रह गया पानी ऊपर वाला, अभी थोड़ा सा उसमें भी तो कंटामिनेंट है ना, तो फिर आप उसको पास करवाते हैं एक सब सरफेस चेम्बर के साथ। ये सब सरफेस क्या है, ऊपर आप ये सब कुछ देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर इसके पौधे उगे हुए हैं, नीचे से पानी जाएगा, ठीक है, इसके नीचे से, जो बेड है इसके नीचे से, ठीक है, तो पानी पास करवाया जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बैरिकेड्स लगे होंगे, ठीक है, इसके ऊपर प्लांट्स होंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें, फिर जब पानी यहाँ से पास करवाया गया तो फिर थोड़ा बहुत हद तक और फिल्टर हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर निकल गया यहाँ से इस वाली स्टेज पे। दूसरी स्टेज खत्म हो गई, फिर उसके बाद अब जो पानी बचा, इट इज़ मेड टू पास थ्रू एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर से ही एक्चुअली सब कुछ होता है, ठीक है, जो ट्रीटमेंट होती है वेस्टेज की। तो इससे क्या होगा, इस कार्बन फिल्टर वाली लास्ट स्टेज से पास करवाने के बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको हम रिड्यूस कर देंगे टू 5 मिलीग्राम, विच इज़ एक्चुअली लेस देन, वेरी वेरी लेस देन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ 10 मिलीग्राम। तो ये हमारा बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट, बहुत अच्छा एक आप कह सकते हैं कि वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। Okay, Putin ordered ceasefire for 36 hours in Ukraine. Nothing here. Russian President Vladimir Putin ने बस ऑर्डर किया है कि जो मॉस्को की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अब 36 आवर के लिए सीज फायर करेंगी यूक्रेन में। क्यों? क्योंकि रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस हॉलीडे है, ठीक है। ऑर्डर फॉलोज द प्रपोजल बाय द हेड। अब एक प्रपोजल आया था रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की हेड से, तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया और पुतिन ने मान लिया, और उन्होंने यूक्रेन को भी कहा है कि आप भी डिक्लेयर कीजिए इस सीज फायर को, क्योंकि आपकी तरफ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रशियन ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो उनको भी मौका मिल सके, दे कैन ऑल्सो सेलिब्रेट क्रिसमस। तो ये यहाँ पे उन्होंने कहा। अब देखिए एक आर्टिकल रह गया था और वो ये आर्टिकल है। तो देखिए जो फाइटोरिड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का जो भी हाइड्रोपोनिक्स वगैरह से रिलेटेड जो भी नई नई टर्म्स आती रहती है, आपको इनको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नो एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन तामिल कंसर्न्स सेज TNA। तो अभी क्या हुआ है, बेसिकली जो तामिल नेशनल अलायंस है श्रीलंका की, उन्होंने कहा है कि अब तो हमने बात कर ली, ये ली तो हमने राउंड ऑफ टॉक्स कर ली सरकार के साथ, अब इसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई एक्शन ही नहीं होता हुआ दिख रहा सरकार की तरफ से। हमारी तामिल की इतनी सारी डिमांड्स हैं, अर्जेंट डिमांड्स हैं, उस पर कोई स्टेप नहीं हमें लेते दिख रहे प्रेसिडेंट रणिल विक्रम सिंह। तो अनलेस द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कि आपकी क्या एक्चुअल प्रोग्रेस रही है, जो हमारी 3 डिमांड्स हैं उनके ऊपर हम तब तक इनसे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है 3 स्पेसिफिक एरियाज जो इनकी डिमांड्स हैं। पहली बात तो इनको इमीडिएट एक्शन चाहिए किस पे, कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कीजिए, ठीक है। आप उनके खिलाफ रेसिस्ट हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, रेसिस्ट नॉट इन दैट सेंस, पर आप उनको अनइक्वल मानते हैं, आप अपनी कंट्री का पार्टी नहीं मानते जस्ट बिकॉज वो सिंहाली नहीं है, तो वो है, उनको आप रिलीज कीजिए। तो दूसरा है इनका कि आप उन फैमिलीज को जवाब दीजिए जिनके जो बच्चे हैं तामिल वो डिसअपियर हो गए, वो पिछले कितने सालों से प्रोटेस्ट ही कर रही हैं, कितनी माँ है कि हमारा बच्चा है कहाँ है वो एक्चुअली, ठीक है। तो जो तामिल सिविल वॉर हुई थी, जो श्रीलंकन सिविल वॉर हुई थी, तो 2009 में एंड हुई फाइनली, तो आप जवाब दीजिए। तीसरी डिमांड है कि अभी भी लैंड ग्रैबिंग चल रही है तामिल के लोगों की नॉर्थ और ईस्ट में, जहाँ पे ये लोग बसे हुए हैं। तो इस पर आपका क्या प्रोग्रेस किया आपने, पहले आप इन तीनों सवालों के जवाब दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तो ये सब कुछ हुआ है। और साथ ही में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया भी बार बार जब भी बात करता है श्रीलंका से, तो वो कहता है आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर करिए, क्योंकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जब तक आप नहीं करेंगे तो तो फिर ये स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक कह रही हूँ, ऑटोनमस, खुद को ऑटोनमसली डील कैसे करेंगे, गवर्न कैसे करेंगे ये जो तामिल एरियाज हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।